एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो स्वागत है आप सबका यार इस नए लेक्चर में। एक ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के इस दिन, बोलूं नहीं रात हो गई है, फिर रात हो गई है, ठीक है। तो इस रात की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सो आज एक बेहतरीन सा कंसेप्ट जैसे मैंने आपको लिख दिया है, लेक्चर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का बॉस ये, ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बात करने वाला हूं जहां से न्यूमेरिकल आने की बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस, ठीक है। तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है, आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो हम यहाँ पे कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी टाइप की कैटेगरी हो सकती है, वो सारी कैटेगरी में यार डिस्कस करने वाला हूँ ऑसम तरीके से, ठीक है। सो मस्त तरीके से माइंड मेकअप कर लो, पेन वैन उठाओ, पेन आपकी ताकत है और नोटबुक आपकी ताकत है, नोट्स बनाने स्टार्ट करो, तो मजा आने वाला है। सारे कॉम्पिटिटिव जो कॉन्सेप्ट उनका ब्रेक डाउन हम यहाँ पे करने वाले। तो ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। होप सो आपने फर्स्ट लेक्चर एंजॉय किया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत औसम तरीके से मचाने वाले हैं। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आते हैं तो सब फोड़ने वाले हैं। नीट में 2 से 3 अगर जेई में आते हैं, जेई मेंस को फोड़ने वाले हैं। हर टाइप के करंट हम सीखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों इसका जो बेसिक लॉजिक था वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। अब मैं बात करूंगा इसका एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। जो रेजिस्टेंस था किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, आप लिखते थे रो एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे, है ना, आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अब ये अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ सकते हैं। ये सारे टेक्निक आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे मस्त तरीके से। कम ऑन, स्टार्ट करें। सो लेट्स बिगिन। ओके, इसे जल्दी से बता देता हूं सारे पॉइंट्स, क्या-क्या पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, किस तरीके से यूज करना है, ये सब आपको ऑसम तरीके से सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंसी क्या है, कि किस पे डिपेंड कर रहा है, और ये सब सबसे पहले ये देखो पता होना चाहिए। देन हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला, ये तो यार मैंने सिखाना ही है ना, आज की मुद्दे की बात ही एक्चुअली यही है। कितनी कैटेगरी क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर है। यहां पर एक तो रेजिस्टिविटी, रो आपको पता है रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड कर रहा है आपका मटेरियल कैसा है ना। डिफरेंट मटेरियल होगा तो डिफरेंट रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा। एल्यूमिनियम का, कि आयरन का, किसी और मटेरियल का बना हुआ, समझ पा रहे होंगे आप। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा सर। दूसरा ऑब्वियसली उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा सर, एरिया पे डिपेंड करेगा सर। लेंथ और एरिया ही उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली यू कैन से कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। लीनियर, ये 2 डायमेंशनल, ये लीनियर डायमेंशनल लेंथ उसकी, ठीक है। तो डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो किसी वायर की तो ऑब्वियसली डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर उसका एरिया चेंज कर रहे हो, रेडियस, डायमीटर, व्हाटएवर जो भी चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तब भी चेंज हो जाएगा ना मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मटेरियल का टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तो क्या बात कर रहे हो। तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पढ़ी थी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते ही उनमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी और वो तेज भागेंगे, जल्दी से कोलाइड करेंगे, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। आगे हम इसकी डिपेंडेंसी इसको एक्सप्लेन
स्ट्रेन नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा। फोर्थ और इंपॉर्टेंट जिसको हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और हमसे एक टेक्निकली टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार आईटी में आ चुका है तो नीट और जी मान, एक बार आईडी एग्जाम में आ चुका है तो नीट और जेईई मेंस वालों आप भी तैयार रहना, उस टाइप के कांसेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं डेफिनेटली 100%। तो क्या याद रखना है सर, ये डिपेंड आल्सो करता है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, आई किधर को फ्लो कर रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये मैं आपको सब सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी है दोस्तों, ये आपने याद रखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रेजिस्टिविटी जो है ये किस किस पे डिपेंड करेगी, कैसे वैरी करेगी, ये बाद की बातें हैं, ये हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यहां पे केवल हम रेजिस्टेंस पे फोकस करने वाले हैं। कूल, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया मटेरियल चेंज कर दोगे, यहां क्या बात करो सर, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जितनी चीजें आपने लिखी है उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी क्वेश्चन बनाएगा, ये भी क्वेश्चन बनाएगा, ये भी क्वेश्चन बनाएगा, ये भी क्वेश्चन बनाएगा। हर कैटेगरी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला, तभी बोल रहा हूँ ना इससे क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे, क्योंकि हर कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं बॉस। आप लोग यार सर मटेरियल चेंज करेंगे मतलब कैसे, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी कांस्टेंट। हमने सारे के सारे वायर एक ही जैसे मटेरियल के बना दिए तो रेजिस्टिविटी थोड़ी बदलेगी यार, हो सकता है उनकी लेंथ बदल जाए, एरिया बदल जाए, रेजिस्टिविटी थोड़ी बदलेगी। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। लेंथ के चेंज होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया के चेंज होने से इसको कोई फर्क पड़ता है नहीं। बावली हो रखी है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो फर्क पड़ेगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, उसकी जो लेंथ के लोग जब हम करंट को फ्लो कराते हैं वहां पर, ठीक है, तो ये उसका जो मटेरियल है वो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में अगर मैं दे दूं उसकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, तो भाई अगर ये वेरिएबल है तो रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा ना यार, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये दो चीजों में दो तरीके से कंसीडर हम इसको करेंगे, मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट को लेके नीट में क्वेश्चंस यहीं तक आएंगे, वेरिएबल रेजिस्टिविटी में बहुत कम चांस है कि नीट में क्वेश्चन आए, बट मेंस में आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, और हो सकता है अगर नीट में भी आ गए तो डिस्कस करूंगा ना भाई, करूंगा, है ना। तो सब कुछ देखेंगे, ओके। तो ये ऐसी डिपेंडेंसी, ओके। अब स्टार्ट कैसे करें, कम ऑन गाइस, स्टार्ट कैसे करें, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी में सबसे पहले कवर कर रहा हूं, सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूं नॉट मटेरियल वाली, सबसे पहले मैं ये वाली कवर करूंगा, बेसिक है, इजी है, जल्दी कवर हो जाएगी। उसके बाद मैं कवर करने वाला हूं ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही कवर करूंगा, फिर कौन सी करूं, टेंपरेचर वाले देख लेंगे, फिर मटेरियल वाले देख लेंगे, डायरेक्शन वाली भी देखेंगे, इसके बाद देखते हैं डायरेक्शन वाले, है ना। या फिर सबसे पहले यही बता देता हूं यार, ये तो ज्यादा ही मतलब मजा ही नहीं आ जाएगा, तो यार क्या बात कर रहे हो सर, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो स्टार्ट करें वन बाय वन, कम ऑन, ठीक है। मैंने क्या माना कि इसकी जो लेंथ है वो L है, ध्यान से समझना, हर चीज आपको समझ में आएगी, हर कांसेप्ट मैं यहां डिस्कस करूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, बस आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ओके। ये लेंथ है सर, बढ़िया है सर, बिल्कुल ऐसे समझो, पहले मैं समझा देता हूं। डस्टर है मेरे पास और ये दिख रही होगी आपको डस्टर की लेंथ, ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं इसकी ये छोटी सी ये वाली हाइट, और इसको मान लेते हैं विड्थ, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, तो ये भी है, ये भी है, और इसकी लेंथ भी है, एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से रख दिया, तो फिलहाल इसको एज्यूम कर रहा हूं मैं लेंथ, और ये वाला इसका ये वाला फ्रंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की यहां से करंट एंटर कर रही है, और अगर यहां से कर रही है तो पीछे वाली साइड से, यहां वाली साइड से इससे आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहां से करंट बाहर निकल रही है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि सर रेजिस्टेंस कैसे, मतलब कैसे डिपेंड करता है भाई करंट की डायरेक्शन पे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो करंट ना यहां से एंटर कर रही है, तो इस एरिया से एंटर कर रही है, इस वाले एरिया से, मतलब इस वाले एरिया से एंटर कर रही है। तो जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे ना, इस वाले एरिया को ध्यान से समझना, तो ये वाला एरिया 1 मान लो, तो R1, तो आपको पता है रो L अपॉन A होगा, रो तो कांस्टेंट है, हम मान के चल रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल है वो एक ही जैसा बना हुआ है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जो लेंथ है और जो एरिया है ये तो मैटर करेगा, लेंथ कौन सी लेनी है, एरिया कौन सा लेना है, समझ पा रहे हो आप। तो इस एरिया से एंटर कर रही है भाई, इस एरिया से, देखो इस एरिया से एंटर कर रही है, ठीक है, इतना एरिया लेना है। अगर मैं इसको मान लूं ये B, इसकी जो विड्थ है, और ये हाइट में मान लूं कुछ H, समझिए, तो ये जो A1 एरिया आएगा वो आएगा B into H, और करंट की जो फ्लोइंग डायरेक्शन है जिधर वो फ्लो कर रही है इसकी लेंथ, यानी करंट की जो डायरेक्शन है, देखो ये लेंथ के लोग है, तो लेंथ यहाँ पे ये लेनी है, ये वाली। तो R1 को जब आप लिखोगे रो into L, और एरिया को लिखेंगे हम B into H। आप समझ गए, आप मेरी बात समझना, ध्यान से समझ देगा ना। ओके सर क्या बात कर रहे हो, यस यही बात कर रहा हूं।
अब अगर थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो थोड़ा सा इमेजिन क्या करो सर, देखो सपोज करो ये था ना आपके पास, सपोज करो आपने इधर से एंटर कराया, इधर से करंट को, तो इधर को बाहर निकलेगी, मतलब नीचे से एंटर कराया आपने और इधर को करंट बाहर निकलेगी, तो करंट की जो फ्लोइंग डायरेक्शन है इसके अलोंग है। तो अगर करंट इसके अलोंग इधर से एंटर कर रही है और बाहर निकल रही है, तो भाई लेंथ उसके लिए केवल एंड केवल ये होगी जिससे बाहर निकलेगी, ये वाली h। समझ गया? तो यहां से देखो, यहां से एंटर करेगी, यहां से बाहर निकलेगी, तो ये जो हाइट आपने मानी है ये इसके अलोंग फ्लो कर रही है केवल वो। अब l यूज नहीं होगा, है ना, यहाँ 2D में बना हुआ है, यहाँ पे समझो आप, यहां से निकल के इस इधर बाहर निकलेगी, तो इतनी जो डिस्टेंस कवर करी उसने, तो ये h यूज होगी, तो लेंथ का काम करेगी यहाँ पे h, ठीक है। और चूंकि इससे एंटर कर रही है, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है इससे एंटर कर रही है, ऐसे 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 एंटर कर रही है, समझिए, इस एरिया से, मतलब ये लेंथ, ठीक है, इनटू इसकी विड्थ, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा L इंटू B। समझ गए होंगे? तो यहाँ रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और लेंथ के अकॉर्डिंग, तो रेजिस्टेंस मान लो R2, तो रो इंटू L, L का काम कर रही है H और एरिया का काम कर रहा है L इंटू B। आप ध्यान से समझे, बिल्कुल क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला, किस तरीके से बोला। अब एक और चीज देख लो, ये जो सामने का फ्रंट नजर आ रहा है, ये वाला देख लो, तो यहां से करंट अगर एंटर करेगी इससे सामने से, अब यहां मैं दिखा नहीं सकता, और पीछे जाएगी, यहां से एंटर करेगी और इस वाले से बाहर निकलेगी, तो अगर इससे एंटर करेगी तो कितनी लेंथ कवर करेगी, ये वाली यानी B, ये वाली B। समझ गए आप? ठीक है, और इससे ऐसे, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, L इंटू H, ठीक है। अब की बार एरिया हो जाएगा L इंटू H, अगर यहां से एंटर कर रही है, क्योंकि इसको मैंने H माना है और इसको मैंने B माना है, ठीक है, और ये L है, ये H है, ये B, तो यहां से एंटर कर रही है, तो ये वाला एरिया ले लेंगे, फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला एरिया, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। तो A3 हम लेंगे यहाँ पे L, यानी ये इंटू ये, समझ गया, H ना, यस H, यही होगा एरिया, और लेंथ हो जाएगी B, तो लेंथ का काम करेगा यहाँ पे B, लेंथ का काम, क्योंकि जब यहां से जाएगी इधर से निकलेगी तो ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है, समझ गया हो गया, ठीक है। तो अब यहां जब R3 आप निकालेंगे तो रो इंटू L, L का काम करिए B ओवर L इंटू H, उसका एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यार, चूंकि एरिया डिफरेंट हो गया, उसकी जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वो लेंथ अलग होगी, तो रेजिस्टेंस अलग होगी ना, रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे ना, तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। देख सकते हो आप, L इसकी फ्लोइंग लेंथ L है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लेंथ L में फ्लो कर रहा है, इसका एरिया ये है, इसकी H है, इसकी B है, सबकी अलग अलग है भाई, है ना, सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी हमने कांस्टेंट कर दी, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी तो कम हो जाएगी, लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझना है, इस तरीके से समझना है, अगर टेक्निकली ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से आप डील करेंगे। तो ये होगा पहली कैटेगरी कि हाउ टू डिफाइन द रेजिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, किस तरीके से फ्लो करेंगे, किस तरीके से आपने बनाना है। दूसरी कैटेगरी पे चलें, क्लियर हुआ फंडा? दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं ना सर। तो ये सो अभी मैं जो भी कैटेगरी लेके चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट ही है, नो प्रॉब्लम है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मतलब हम L चेंज कर सकते हैं, हम L चेंज कर सकते हैं, या हम उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं। एरिया का मतलब या तो उसकी रेडियस चेंज कर दो या उसका डाया चेंज कर दो, एक ही बात है, तो एरिया चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ चेंज कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट रख सकते हैं। तो अगर वो आपसे बात करे कभी भी, इफ, ठीक है, वो आपसे बोले लेंथ इज चेंज, ठीक है, अगर किसी वायर की लेंथ को चेंज कर दिया, मान लिया कोई वायर है आपके पास, ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसी लैंग्वेज यूज करेगा। सपोज करो उसकी इनिशियल लेंथ कुछ है L और इसके इनिशियल एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ दे रखा है आपको A, नो प्रॉब्लम। लेंथ को चेंज कैसे करेगा, स्ट्रेच कर देगा, ठीक है, तो आपको बोलेगा आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है, उसको स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। स्ट्रेच करने से बाद सपोज करो लेंथ इसकी बढ़ गई है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, अगर इसकी लेंथ बढ़ के कुछ L2 हो गई है तो एरिया भी चेंज हो जाएगा उसके साथ साथ, क्योंकि थिन हो जाएगा ना वायर, तो हम इसको A2 मान लेंगे। तो यार सिंपली जब उसकी कुछ लेंथ होगी इनिशियली, कुछ एरिया होगा, तो इनिशियल उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और आफ्टर स्ट्रेचिंग उसकी लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है अपने, यहाँ पे आपने इस वायर से कुछ मटेरियल कट करके बाहर नहीं निकाला है, बस उसको वहीं का वहीं खींच दिया है, वो बड़ा हो गया, मतलब उसका जो मास था वो एक लेंथ में वहीं का वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वहीं वहीं बढ़ गया। तो इस प्रोसेस में, स्ट्रेचिंग के इस प्रोसेस में जो इनिशियल वॉल्यूम था वायर का और ये जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो सेम रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है,
यहां पर ध्यान रखना वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ी बदला है हमने उसका, वॉल्यूम थोड़ी चेंज किया हमने उसकी, समझिए डायमेंशन ही तो चेंज कर दिया यार, ठीक है। सो एक बढ़ रही है एक दूसरी घटेगी भी तो ना, अगर लेंथ बढ़ेगी उसका एरिया भी तो कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और वायर के केस में जो वॉल्यूम होगा उसका एरिया इनटू लेंथ, तो ध्यान देना बात को, ध्यान, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर इस इनिशियल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो A1 L1 मस्ट बी इक्वल टू A2 L2, इस वाली कंडीशन में। और इस वाली मटेरियल सेम रखा है हमने, मतलब रो को हमने कांस्टेंट ही रखा है। तो पता है क्या बोलेगा, बताओ आफ्टर स्ट्रेचिंग उस वायर का रेजिस्टेंस नया क्या होगा, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ठीक है जी। चलो भाई देख लेते हैं। अगर वो लेंथ को चेंज कर रहा है तब अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं तो सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायरेक्ट फंडा भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो लेट्स से इनिशियल रेजिस्टेंस है R1, फाइनल रेजिस्टेंस है R2, तो आपने लिखना है, आपको पता है R इक्वल टू होता है रो अपॉन A, ओके ओके ओके। तो करेंगे क्या सर, हम लिखेंगे L1 ओवर L2, ठीक है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर जाएगा A2 ओवर A1, पहला रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। बट नॉर्मली वो आपको बोलेगा कि लेंथ कितना बढ़ा दिया गया है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा नया, तो डायरेक्ट ही बताओगे ना कैसे करना है, ठीक है। तो देखो अब आपको देखो यहां से A2 ओवर A1 यहां से रिप्लेस कर सकते हो, A2 ओवर A1 को L1 बाय L2 लिख सकते हो आप। अगर उसने बोला लेंथ को चेंज किया है तो हम एरिया को रिप्लेस कर देंगे लेंथ से, जिससे फॉर्मूला में केवल लेंथ रहेगी महाराज। तो मैं लिखूंगा R1 ओवर R2 इक्वल टू L1 ओवर L2 इनटू L1 ओवर L2, तो यू कैन राइट दिस, व्हाट वी कैन राइट दिस, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ये भी सॉल्व नहीं, इसका यूज करके भी सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर बता रहा हूं, अभी मैं कांसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं कांसेप्ट सिखा रहा हूं, ओके ओके। कूल सर, कूल कूल कूल, मान ली हमने, आपकी बात मान ली है, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं चांदी मेरे, R1 ओवर R2, तो ये आ गया ना, आ गया कि नहीं, और ये इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ है। सपोज करो लेंथ को बढ़ाकर आपने जो भी लेंथ इंक्रीज करी है वो n टाइम्स हो गई ओरिजिनल लेंथ की, घटाई या बढ़ाई जो भी किया n टाइम्स, किसी फैक्टर से तो बड़ी होगी घटी होगी, जो भी किया है, स्ट्रेच किया, क्या किया, फोल्ड किया, कुछ भी तो किया होगा, तो n टाइम्स होगी। n का मतलब सर 2l हो सकती है, 3l हो सकती है, ऐसे कुछ आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने L2 की जगह लिख देना है nL1, तो आप जब लिखेंगे देखना L1 ओवर nL1 और इसका स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 आएगा आपका n स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई टाइम ऑफ R1। सो डायरेक्ट आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी कैलकुलेशन गई तेल लेने, यही है शॉर्ट ट्रिक, यही है शॉर्ट फंडा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये बार बार कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोसेस है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो यार रेजिस्टेंस था ना यार, ये था आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर कितनी लेंथ बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है वो देखना है, कितने फैक्टर से इंक्रीज की, वो n की वैल्यू यहां पुट करनी है, और इनिशियल रेजिस्टेंस जो भी गिवन होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है n की जगह जो भी है। सपोज करो उसने बोला कि लेंथ इंक्रीज हो गई 2 टाइम्स हो गई, तो ये n है, ठीक है। उसने बोला सर ये तो 3 टाइम्स हो गई, तो ये n है, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n हियर एंड यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। No need to apply the actual concept. आप डायरेक्ट इसका यूज करें और फटाक से सॉल्व करें। But this is only valid when the length is changed, not the radius, not the area. समझ गए ना लॉजिक, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. तो this is the first point you have to remember here. Easy है पर बेसिक है पर मजा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर कैटेगरी के क्वेश्चन बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेने का बॉस। हर कैटेगरी क्वेश्चन में यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लास्ट में बात करूंगा ओम्स लॉ की। बोल ना आगे बढ़े। अब इसमें नेक्स्ट देखें, अगर रेडियस को चेंज कर दे सर तो उसका डायमीटर चेंज कर दे सर तो भी बताऊंगा ना, तो भी बताऊंगा ना बॉस। तो ये सो अगर उसकी रेडियस चेंज कर दी तो क्या पंगा होगा सर? देखो अरे इजीली कर लेंगे यार, आप नोट्स बनाना मस्त तरीके से बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। सो अगर उसने रेडियस को बदला, ध्यान से समझना, टर्म्स पे ध्यान देना, मतलब क्या चीजें बोली जा रही है, रेडियस या बोल देगा डायमीटर उसका, ठीक है। सो वायर की जो भी है ऑफ वायर इज चेंज्ड, ओके। सपोज करो उसने आपकी जो इनिशियल रेडियस थी R1 और इसको चेंज करके कर दिया R2, और R2 कुछ हो गई है n टाइम्स ऑफ R1, कुछ हो गई होगी n टाइम्स हो गई होगी, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू यहां तक, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर इसके लिए? फिर से अब आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था R1 ओवर R2, अगर कभी भूल जाओ L1 ओवर L2 इनटू A2 ओवर A1। आपको पता है वायर है हमारे पास, बिल्कुल है, और वायर का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल होता है, यानी पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया को हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो पाई r2 स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो पाई r। अब यहां से लेंथ को रिप्लेस करना है, बस सीधा सा बनना है, ठीक है। तो जब आप लेंथ को रिप्लेस करोगे कहां से सर? याद करो A1 L1 A2 L2 से,
लेंथ को रिप्लेस करना, पुट करना, तो यहां पे जो रिलेशन बनेगा ना जानते हैं, R1 ओवर R2 बनेगा R2 ओवर R1 की पावर 4, ठीक है। ध्यान रखना ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन, यू हैव टू यूज दिस। बट अगर उसने स्पेसिफाई किया है क्लियरली कि रेडियस में चेंज हुआ है, रेडियस को बढ़ा दिया गया है, कुछ भी किया गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इफ अगर R2 को n टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, n की वैल्यू जो भी होगी, जो भी गिवन होगी वो आप ले लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, हाफ किया, बढ़ाया, कम किया, ज्यादा किया, जो भी किया है, तो यहां पे जब आप पुट करेंगे तो n की पावर 4 है, तो फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा आफ्टर चेंजिंग द रेडियस इनिशियल बाय n की पावर 4 आएगा। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना और ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। व्हाटएवर द रेजिस्टेंस इनिशियली गिवन, यू जस्ट चेक आउट कि रेडियस को कितने फैक्टर से बढ़ाया घटाया गया है, वो यहां पुट करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों, दो कैटेगरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बस कंडीशन इज दैट कि इसकी जो रो है ये हमने कांस्टेंट रखनी है, जब तक वो ना बोले कि वेरी कर रही है। कूल ना, मजा आ रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट अभी करेंगे ना, क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सारे तौर तरीके पता चल जाएंगे, ठीक है। आप इसी में नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ध्यान से समझियो। इसी में नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाले हैं सर, देखो यहां पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इफ लेंथ को परसेंटेज की फॉर्म में इंक्रीज किया जाए, लेंथ को परसेंटेज की फॉर्म में या रेडियस को परसेंटेज की फॉर्म में इंक्रीज किया जाए, तो क्या करेंगे, इफ लेंथ, ध्यान से समझना भाई, कंपटीशन यही फोकस करते हैं, इफ लेंथ इज चेंज्ड बाय कुछ मान लो x%, अगर उसकी लेंथ जैसे उसने बोल दिया कुछ चेंज हो गई, लाइक 1% बढ़ा दे, 2% या 20%, 40%, 60%, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहा है, मान लिया x%, ठीक है। अगर उसकी लेंथ चेंज बाय x% और ये जो परसेंटेज दे रखी है, जो भी दे रखी होगी, वो लेस देन 5% है, कंडीशन इज अप्लाई हियर, कंडीशन इज अप्लाई हियर, ठीक है। तो अगर ये इसकी लेस देन 5% है ना चांदी, तो भाई जो R का जो फॉर्मूला है ना आपके पास, रो L अपॉन A है ये, तो आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट बना दो, L से ऊपर मल्टीप्लाई करो, L से नीचे, आपने ज्यादा लोड नहीं लेनी है, मैं बता रहा हूं जो वो करना है। ये हो गया इसका वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो यहां बचा रो L स्क्वायर बाय V, ये भी कांस्टेंट, ये भी, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ओ तेरी, लेंथ को बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगा, और अगर इसकी परसेंटेज x% जो भी दे रखी हो लेस देन 5% है, तो एरर मेथड यूज कर लेना, यानी डेल्टा R ओवर R इनटू 100%। याद करो परसेंटेज इन R कितनी होगी, वो बोलेगा बताओ कितनी परसेंटेज से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो इसकी पावर है, इसको 2 इनटू लिखेंगे डेल्टा L ओवर L इनटू 100%, और ये परसेंटेज गिवन जो भी इंक्रीज की है, जो भी परसेंटेज इंक्रीज की है लेंथ में, वो गिवन होगी 2 टाइम्स ऑफ x%, जो गिवन होगा मल्टीप्लाई कर देना, ये 2%, 2 टाइम्स करना है, बट ये तब वैलिड होगा जब गिवन परसेंटेज 5% से कम हो। समझ गए लॉजिक, 5% से कम होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखियो बॉस, प्लीज ख्याल रखियो, ठीक है। तो ये हो गया मेन पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और हाँ, कंडीशन जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब उसने बोला कि इफ पॉइंट नंबर 2, ये रहा पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो, हर कैटेगरी क्वेश्चन आपसे होगा, क्या बात कर रहे हो। अरे टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ जुड़े हो ना, मचाएंगे, मिलके मचाएंगे बॉस। ये टारगेट है, ये शपथ है कि यार YouTube के ऊपर यू नो हर बच्चे को इंडिया के जैसे कॉन्सेप्ट वो चाहता है, जो उसका हक है बॉस, कि काश मेरे को ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए और इस तरीके से मिल जाए कि वो मुझे समझ में आ जाए, फिजिक्स की प्रॉब्लम मेरी इजी हो जाए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, वो सब कुछ सिखा के रहूंगा, क्योंकि ये दर्द, ये पेन कभी मैंने भी झेला था बॉस, सो आई कैन अंडरस्टैंड। उसी वे में पढ़ाऊंगा, मुझे क्या आता है उसको सोच के नहीं पढ़ाऊंगा, आपको कैसे सिखा सकता हूँ ये सोच के पढ़ाऊंगा, आप कैसे कॉन्सेप्ट ले सकते हो ये सोच के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर वो बोलता है इफ जैसे उसने बोला इफ लेंथ इज चेंज्ड बाय x%, अगर उसने बोला रेडियस, ठीक है, रेडियस इज चेंज्ड, ठीक है, बाय, है ना, y% मान लो चलेगा, ठीक है, y% मान लेते हैं, कुछ होगा मैंने जस्ट लिख दिया, ठीक है, या x ही मान लो, तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है। तो अगर रेडियस में चेंज कर रहा है ना कि लेंथ में, तो भाई परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रिमेंबर दिस मस्ट बी लेस देन 5%। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर अगर 5% से ज्यादा हुआ, मान लीजिए 20% है, मान लीजिए 50% है, तो क्या करेंगे, बताऊंगा, रुको जरा, सब बताऊंगा ना, बोला ना मैंने, सब बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे,
देखो चांदी, अब हम इसको, जैसे मैंने इस फॉर्मूले को लेंथ में कन्वर्ट किया था, अब मैं इसको रेडियस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही बता दूं, आप समझना, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा आपका, दैट इज 4% ऑफ द गिवन एक्स जो भी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देना बस। देखो यहीं से पता चल रहा है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यू डोंट वरी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 5% से कम दे रखी है और लेंथ में परसेंटेज दे रखी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, गिवन परसेंटेज व्हाटएवर द गिवन परसेंटेज, और अगर रेडियस में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए लॉजिक? यस, दिस इज द लॉजिक। अब यहां पे हम बात करेंगे, अगर सर परसेंटेज ज्यादा गिवन हुई तब क्या करेंगे, बता रहा हूं यार, टेंशन भी ले रहे हो, सब बताओ, सब खेलेंगे सब। और जैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा, न्यूमेरिकल दूंगा, उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तब हम एंटर करेंगे बहुत ही औसम से कंसेप्ट के साथ। बेसिक है ये सब कुछ, उड़ा डालेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है कंसेप्ट, क्या है फंडे, क्या हम करने हैं। और फंडे का एप्लीकेशन तो आपको तब समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, अभी ओके। तो कम ऑन, अगर वो बोल देता है इफ लेंथ या फिर रेडियस, ठीक है, रेडियस इज इंक्रीज्ड, है ना, इंक्रीज बोले बाय x%, मतलब इनमें से कोई भी एक गिवन हो, एंड दिस x% इज ग्रेटर देन 5%, ये काफी ज्यादा परसेंटेज दे रखी है, सपोज वो कुछ भी दे देगा 20%, 25%, 50%, 100%, कुछ भी दे सकते हैं ना, उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए। तो क्या करेंगे, तो जब इतनी ज्यादा परसेंटेज गिवन होती है ना चांदी मेरे, तब हम यार यूज करते हैं फाइनल डिस्टेंस निकालने में, उसका इनिशियल जो भी होगा -1 into 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तब हम ये, और इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, डोंट वरी अबाउट दैट, वो बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेने का। बट आप इसको ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, इससे पहले जनरल कंट्रोल मैंने पढ़ा दिया, उन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो दैट्स व्हाई फिर भी आप याद रखें। तो R2 बस निकाल लेना, कहां से निकाल सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था R1 by R2 इक्वल टू, अगर L को चेंज किया तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, और अगर रेडियस को चेंज किया तो R2 by R1 इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, R2 की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब परसेंटेज काफी ज्यादा गिवन होगी, नो कम गिवन होगी। समझ गए ना लॉजिक? यस सर। तो ये थी इसकी पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, यानी रेजिस्टेंस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एक डायरेक्शन वाला बता दिया मैंने, एक ये वाला बता दिया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, चले स्टार्ट करें सॉल्व करना, क्योंकि जो सीखा है, जो दांव पे सीखे हैं, उनको अप्लाई भी तो करना है, तभी तो पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बने हो कि नहीं बने हो। यार कैसे बात कर रहे हो, फील्ड में तो करना ही पड़ेगा ना। क्रिकेट तो बहुत खेल लिया, प्रैक्टिस भी घर पे बहुत करी कर लिया, और गली क्रिकेट भी बहुत खेल लिया, पर इंटरनेशनल खेलने वाले ना फटा, तो अब पता चलेगा ना कॉन्फिडेंस क्या आपका, कैसे आप स्ट्रॉन्ग बने हो या नहीं बने हो। कम ऑन, हियर वी गो। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पर, और आप जल्दी से इसको पढ़ेंगे, इसका डेटा लिखेंगे, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से डेटा नोट करना है, और जल्दी से देखना है कि उसमें कंसेप्ट क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, यही सिखाने वाला हूं मैं, अप्लाई कैसे करना है। कम ऑन, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। मैं भी जल्दी देख लेता हूं। उसने बोला रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज आर। एक आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक वायर है, इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है इनिशियली वो आर दे रखा है। वही वैसे तो पढ़ते ही हो जाएगा ना, बट मैंने तो समझाना भी है ना आपने, वैसे तो पढ़ते ही हो गया क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे ना कांसेप्ट, अगर आपको समझ में आएगा तो तुरंत हो गया होगा। इफ लेंथ इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, ओके, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। वो बोलता है अगर इसकी लेंथ को मैं डबल कर दूं, इनिशियल से, ये इनिशियल है, ये इनिशियल एरिया है, तो अगर डबल कर दूं और एरिया को मैं हाफ कर दूं इनिशियल से, ओ तेरी, अच्छा, तो मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस, यानी R2 निकालना है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, उड़ा डालेंगे। पहले समझो, उसने केवल ये नहीं बोला कि लेंथ को बढ़ाना है, एरिया को भी बोल दिया कि हाफ हो गया। तो ध्यान से समझो, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वो होता है A इनटू, बोलो 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 ना जरा, अगर इनिशियल वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, फाइनल निकालूंगा, फाइनल 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 फाइनल। तो देखो A2 किया उसने A/2, L2 किया उसने 2L, ये हो गया कैंसिल, तो V2 अभी भी AL ही है, मतलब V2 तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम AL है तो फाइनल वॉल्यूम भी AL ही है। तो ये मान के करो कि उसने लेंथ को डबल कर दिया, और अगर लेंथ को डबल कर दे, रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस इनको n का स्क्वायर, और कितना टाइम हो गई लेंथ डबल की है तो n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे चांदी मेरे, r into 4, यानी आंसर आ गया 4r। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शन, नो नीड टू अप्लाई द फार्मूला जो मैंने बताया था आपको, उसको फार्मूले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रैंडम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। बस चेक कर लेना एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो गया, चेक आउट द ऑप्शन।
या कम ऑन। सो होप सो आपके दिमाग में क्या होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे मस्त तरीके से। भी और क्वेश्चन कराना वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। हर कैटेगरी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से पढ़ेंगे, फिर से बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, डेटा नोट करेंगे, फिर देखेंगे क्या पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग कांसेप्ट क्या है। कम ऑन गाइस। तो उसने बोले एक वायर है हमारे पास, इनिशियल रेडियस है उसकी आर, उस वायर को किसी भी तरीके से कन्वर्ट किया है अनदर वायर में जिसकी रेडियस डबल हो जाती है। क्लियर क्वेश्चन में बोला गया, पढ़ लो। सीधी बात करिए रेडियस की, कुछ और बोला ही नहीं, लेंथ के बारे में बात ही नहीं करी। तो उसने बोला सीधी सीधी है, उसका रेडियस इनिशियल आर था, उसको कन्वर्ट करके हमने अनदर वायर बनाया, उसकी रेडियस डबल हो गई। क्या बात कर रहे हो, ये तो n की वैल्यू दे दी। मैंने बोला था रेडियस n टाइम्स ऑफ r1, n की वैल्यू दे दी 2। वाह मजा आ गया। n2 तू पूछ रहा है नया रेजिस्टेंस बताओ जो वायर बना जिसकी रेडियस डबल हो गई, उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो मैंने आपको बताया था r2 = r1 रेडियस के केस में बाय n की पावर 4। खत्म कहानी। तो यार इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है यार, इनिशियल रेजिस्टेंस वायर का दे रखा है यार, R ही दे रखा है यार। लो R1 दे रखा है R, तो R1 लिखेंगे R, n की वैल्यू 2 की पावर 4 एंड दिस इज R/16। कम हो जाएगा, ठीक है। रेडियस बढ़ रही है, कहां गया, रेडियस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो देखो कम हो गया, R/16 इनिशियल R था, अब R/16 आ गया। ऑब्वियसली यार क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/r की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यस याद रखना है। ओके कम ऑन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बचा सकते हो, इजीली। कम ऑन। ओके एवरीवन, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है। आप जल्दी से पढ़ेंगे, आप जल्दी से देखेंगे। मजा आ रहा है ना, मजा आएगा यार। क्या बात कर रहे हो यार, नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस को हम उड़ाएंगे। फिजिक्स आपकी बहुत बेहतरीन बनाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो आप। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.1%, मजा आया, परसेंटेज दी है। उसने बोला अगर लेंथ को इंक्रीज किया गया बाय 0.1%, है ना, इतनी परसेंट से उतनी 0.1, ये तो बहुत कम है, यानी लेस देन 5%, यानी कौन सा केस होगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो मतलब उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, यानी डेल्टा R over R into 100%। मैंने बोला था 2 टाइम्स ऑफ गिवन परसेंटेज, अगर वो 5% से कम है तो 2 into 0.1%, तो 0.2% से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्योंकि R is directly proportional to L, इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। देखो 0.2% से, समझ गए। तो ध्यान रखना, उसने बोला its resistance will be 0.2%, परसेंटेज से इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए लॉजिक, तो बिल्कुल क्लियर है यार, कर लेंगे। अब आपको टेंशन नहीं लेने का, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे ना यार, कम ऑन, क्या बात कर रहे हो। अब इसी में मैं आपको हिंट देता हूं, सपोज करो इसी में, अब फंडा भी बता रहा हूं अपना, उसको करने का, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। इसी में हिंट देता हूं। अगर वो बोलता है इफ अगर लेंथ इंक्रीजेस या इंक्रीज्ड बाय, ऐसे बोलता, लेट्स सी, मैं अच्छा से ले लेता हूं, 50% ले लिया, मान लिया 50% इंक्रीज। यार सर बहुत ज्यादा है यार, सर 5% ज्यादा है, आप कैसे करेंगे सर? सर हम करेंगे फाइनल रेजिस्टेंस बाय इनिशियल -1 into 100%। छोटे बच्चे हो क्या, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ये लर्निंग में है बॉस, मजा नहीं आएगा, बॉडी एग्जाम में करके आते हैं ऐसे, तो ठीक है। तो मैंने बोला था ना फंडा बताऊंगा बॉस, फंडा। वैसे मैं पहले भी सिखा चुका आपको, जब लीनियर मोमेंटम मैंने आपको सिखाया था, काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे, तो ये यहाँ पे भी सिखाने वाला हूँ। आप पहले देखो किसको इंक्रीज किया, लेंथ में इंक्रीज किया सर। जब भी लेंथ में इंक्रीज हो, आपको पता है रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फंडा देखो मेरा, फंडा लिख, वी फंडा लिख लो ना जरा, वी फंडा लिखो, कम ऑन, क्या बात कर रहे हो। देखो वी फंडा बोलता है जो भी परसेंटेज गिवन होगी, मैंने बोला परसेंटेज इन लेंथ जो भी गिवन होगी वो 5% से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको लिख लो, परसेंटेज दे रखी है 50% बाय 100 लिखेंगे। सॉल्व करो, उसको कितना आ रहा है 1/2, जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर दो। अब आप समझो, मेरा फंडा याद आ रहा होगा, इसका आएगा सर 1/2 3/2, और अब जो भी आएगा इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर प्रोसेस है ये, परसेंटेज को ओपन करके जो भी आ रहा है उसमें 1 ऐड करना है, उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद जो भी आएगा, जैसे 9/4 आ गया लिख लो, फिर -1 कर दो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट में जो बचेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आएगा विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना आता, उसको फॉर्मूला याद नहीं है, तब भी मेरे फंडे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और चेक करो, 4 से इसको कैंसिल करो, 25, सो दिस विल इंक्रीज बाय 125%, यानी रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट होगी लेंथ को 50% बढ़ाने से 125 की परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगी। यार क्या बात कर रहे हो यार, सही बात कर रहे हो। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फंडा। ऑसम है ना, कहीं नहीं मिलेगा मेरे सिवा, समझ लो बात को, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा मेरे सिवा, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है।
अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने। तो यार सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। होप सो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। एक लास्ट कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। इसी में बताऊं क्या कि आगे बताता हूँ, कम आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कभी-कभी जो वायर होता है उसका मास के टर्म्स में क्वेश्चन बना लेता है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो देखो भाई, रेजिस्टेंस हमें पता है रो एल अपॉन ए है, हमने मास बनाना है। तो मास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आप किससे सर, ऊपर मल्टीप्लाई करो एरिया से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। नो तो ये नीचे तो बना सकते हो एरिया से, ठीक है। ये रो एल है, एल को एज इट इज रखो, यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा, यस। तो आप लिखेंगे रो एल, एल के टर्म्स में मैं बना रहा हूँ, ये बन गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होता है आपका, ठीक है, ये जो वॉल्यूम होता है आपको पता है मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम ओवर डेंसिटी, डी ले लो डेंसिटी को, चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखने वाले हैं वी। तो वॉल्यूम को यहाँ से रिप्लेस करना है, और आप कैसे रिप्लेस करते हो, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखोगे तो आएगा रो इनटू एल स्क्वायर ओवर मास ओवर डेंसिटी, आपको बताइए ऊपर जाएगी तो रो डी एल स्क्वायर बाय मास, ठीक है। तो देखो यहां पे आप ध्यान से समझो, ठीक है, यहां पे ये क्या है, एल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं, डेंसिटी को कांस्टेंट मान लो, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट मान लो, तो जो रेजिस्टेंस है वो एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो उसके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कर रहा है कि नहीं, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये मास के टर्म्स में आ गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला। बट ये तब है जब आपने इसको एल के टर्म्स में कन्वर्ट किया, रेडियस के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। उसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग बात बना देंगे। तो गाइस, एंड ये नेक्स्ट कैटेगरी में आपको बता रहा हूं टेंपरेचर वाली। उसके बाद बताऊंगा रेडियल फ्लो जब करंट का होता है, रेडियल नॉट अलोंग द लेंथ, रेडियल फ्लो जब होता है तो उस केस में कैसे निकालेंगे। वो पर्टिकुलर केस केवल जे मेंस में आता है, नीट में नहीं आता है, नीट में अभी तक नहीं आया, पर मेंस में लगभग हमेशा पूछा जाता रहा है, आईडी और नीट के एग्जाम, जे के एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले टेंपरेचर डिपेंडेंसी बात करते हैं। टेंपरेचर डिपेंडेंसी, ठीक है सर, डिपेंडेंसी की बात करेंगे। पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो स्मॉल चेंज होगा, लेट्स सी हम किसी वायर के रेजिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। मान लिया कोई वायर है हमारे पास, बिल्कुल है सर, ओके ओके, और इसका टेंपरेचर हमने बहुत स्मॉल अमाउंट से बढ़ा दिया। लेट्स सी इनिशियल टेंपरेचर T था और वो T प्लस कुछ dt से हमने बढ़ा दिया, तो उसका रेजिस्टेंस स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज कर गया, वो लेट्स सी dr। तो बोलते हैं जो इसका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टेंपरेचर में आपने चेंज करा है, वो समझ गए आप। और जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस रहा होगा, लेट्स सी इनिशियल रेजिस्टेंस था उसका R0 0 डिग्री सेल्सियस पे रेफरेंस मान लो, तो जो रेजिस्टेंस है उसके इनिशियल रेजिस्टेंस पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 dt, समझ गए आप। तो dr को हम लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट यहां से निकल के आ जाएगा अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यार, ठीक है। तो ये अल्फा आ जाएगा आपके पास निकल के, ओके, ऐसे लिखते हो, ठीक है, अल्फा। तो R0 dt, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप इनिशियल से फाइनल रेजिस्टेंस और टेंपरेचर के लिए, तो आपको रिलेशन यहां से मिलेगा, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा dr अल्फा R0 dt, अल्फा एक टेंपरेचर कोएफिशिएंट होता है, तो इंटीग्रेट करेंगे आप, जैसे यहां पे R1 से R2 तक जाएंगे, T1 से T2 तक जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर के लिए अगर मैं बात करूं, है ना, तो RT जो निकल के आएगा वो आएगा आपका R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये आपने फोकस करना है, ये पूरे पे फोकस नहीं करना है, वो तो मैं जस्ट बताया है कि कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है, मीनिंग क्या है वो आप समझिए। तो दिस इज द फार्मूला फॉर एनी टेंपरेचर। मान ले किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है, ये रेफरेंस होगा 0 डिग्री पे, ये रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, ठीक है। और डेल्टा टी आपका जो भी स्मॉल चेंज हुआ है टेंपरेचर में, जो टेंपरेचर डिफरेंस है वो निकाल लेना है। अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा को बोलते हैं हम टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का टेंपरेचर कोएफिशिएंट है, सिंपल। और ये है 1 प्लस समथिंग, क्लियर है, 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो एज टेंपरेचर इंक्रीजेस, जब भी हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेंपरेचर के बढ़ने से ये रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए याद रखना जब भी टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलता है टेंपरेचर के बढ़ाने से जल्दी से उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी और वो भागेंगे तेज भागेंगे, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब तेज स्पीड के साथ भागेंगे तो आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से ऑब्वियसली उनका रेजिस्टेंस तो बढ़ने वाला है।
ठीक है, समझ रहे हो, रिलैक्सेशन टाइम और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट आप डायरेक्टली इसके थ्रू सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन निकालना तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं, यहीं से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अल्फा की जो यूनिट होती है, अल्फा होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आप ले सकते हो। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, समझ गया, पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये छोटा सा एक प्यारा सा फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट आप इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा आर टी इक्वल टू आर नॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस आर नॉट अल्फा। अबे यार, ये अल्फा है, ये डेल्टा टी है, और आर टी इसको इधर लेके आओ माइनस आर नॉट, यहाँ बचेगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अगर मैं अल्फा को लिखूंगा यहाँ पे आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इसकी भी ओम, तो ओम ओम कैंसिल, सॉरी इसकी ओम आर नॉट, तो यहाँ बचेगा टेम्परेचर पर 1 बाय डेल्टा टी, तो उसका जो उसकी यूनिट होगी दैट इज डिग्री सेल्सियस, तो इसकी इसलिए यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, बस आपने याद रखना है, और वेरिएबल कंडीशन होगी तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, किस तरीके से यूज करना है ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे इस पे तो मैं आपको करके बता दूंगा कि कैसे आपने यूज करना होता है। ओके, सो लास्ट केस का जो केस है ना, दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट केस, बट फॉर जेईई मेंस एंड एडी एग्जाम के लिए है। तो जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं, लगातार देखे गए हैं अभी कुछ सालों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो नीट में अभी तक इस टाइप की कैटेगरी पे क्वेश्चन नहीं आया, बट कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करूंगा जब भी करंट का फ्लो रेडियल हो, ठीक है, रेडियल फ्लो ऑफ करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट रेडियली फ्लो कर रही होगी, तो कैसे सर? सबसे पहले केस में यहाँ पे लूंगा कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, जैसे लगा रहा हूं वैसे क्वेश्चन आएंगे, आप देखते जाइए। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है, तो सपोज करो, ठीक है, एक कॉन्सेंट दो, देखो कॉन्सेंट्रिक है मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये इसकी रेडियस लेट्स सी कुछ r1 है और इसकी रेडियस कुछ लेट्स सी r2 है। ओके, कम ऑन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब वो बोलते हैं कि सारा का सारा जो मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये बोलता है कि रेडियल फ्लो अगर होता है, रेडियल फ्लो मतलब अलोंग द रेडियस अगर हीट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ठीक है, अलोंग द रेडियस अगर हीट फ्लो हो रही है, नॉट अलोंग द लेंथ, अलोंग द रेडियस रेडियल फ्लो अगर हीट हो रहा है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो हम इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रिप कट करते हैं, छोटी सी एक स्ट्रिप कट करते हैं, क्योंकि रेडियल फ्लो हो रहा है उसमें मटेरियल में, ठीक है, रेडियली हीट फ्लो जैसे इस सिलेंडर के, तो चलो सिलेंडर है, आप स्ट्रिप की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो इसकी जो थिकनेस आपने स्ट्रिप की मानी होगी वो dr मान लेना, और ये जो स्ट्रिप होगी ऐसे पूरी आपने कट करी होगी, पूरी आपने इस तरीके से कट करी होगी, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा इसका, वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, स्फेरिकल है ना, और इसको जो थिकनेस है वो dr मान लेना, इस ओके। तो अगर ये स्मॉल स्ट्रिप है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी स्मॉल होगा, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है बेसिकली पूरे रेडियल फ्लो की वजह से जो कॉन्सेंट्रिक है ना, और इसकी जो स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो मान लेना जहाँ पे आपने कट करी है सेंटर से, स्मॉल r, और इनर वाले की रेडियस है r1, ठीक है, और आउटर वाले की रेडियस है सेल की, वो है r2। वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर ऐसे क्वेश्चन आए इस नाम से रिलेटेड तो करेंगे क्या? देखो भाई, हमें पता है रेजिस्टेंस होता है rho l अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि रेडियल फ्लो है तो हम इसको लिखेंगे dr, और l का मतलब किस लेंथ में हो रहा है, तो ये रेडियल है, तो ये dr लेंगे यहाँ पे लेंथ, ठीक है, स्मॉल, तो यहाँ dr ले लेंगे बस। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो आएगा इंटीग्रेट करेंगे, तो रेडियल फ्लो कहां से कहां हो सकता है, इनर रेडियस है r, तो r1 से r2 तक जाएगा, r1 से r2 तक कंप्लीट, तो r1 से लेके r2 जाएगा, रो dr ओवर a है 4 पाई r स्क्वायर, तो r के रिस्पेक्ट में जो स्मॉल वेरिएबल डिस्टेंस है यहां से लेके इसको इंटीग्रेट कर देना है r1 से r2 तक, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बस ये याद रखना, मेंस वालों ये याद रखना, ठीक है, कांसेप्ट बता रहा हूं क्या है, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाटएवर द रेडियस गिवन इन द क्वेश्चन, जो रेडियस गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, सो नो प्रॉब्लम। मैंने यहां पे कांसेप्ट आपको बता दिया कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस केस में। पहला केस। दूसरा क्या है सर? दूसरा केस है सिलेंड्रिकल, अगर हुए, सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर सिलेंडर है और रेडियल फ्लो हो रही है और सिलेंडर की बात कर रहा है, समझना? तो देखो ये इनर वाला और ये इसके आउटर वाला, समझना एंड समझना, दोनों फर्क क्या है ये देख लेना, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस कुछ मान लो r1, बाहर वाले की मान लो r2। अब इसका मटेरियल यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रिप कट करेंगे, ठीक है,
और ये लेंथ में है, सपोज करो इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं एल, समझ में आई बात, इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं एल और इसकी जो डी आर इसकी थिकनेस होगी, समझ गए लॉजिक। इसका एरिया जो होगा आपको बताइए ऐसे होगा, ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है तो यहाँ पे कट करिए तो ये ऐसे होगा पूरा ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। तो इस केस में जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई आर एल, समझ गए लॉजिक, 2 पाई आर। आर क्या है सर, यहां से इसकी कितनी डिस्टेंस पे आपने स्ट्रिप कट करी है, स्मॉल आर। करने का तरीका वही है, बस एरिया चेंज हो गया, देख लो, ठीक है। तो करेंगे क्या सर, डी आर इक्वल टू रो एल, एल क्या है, लेंथ कितनी है जिसमें फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली डी आर और 2 पाई आर एल, ठीक है। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कहां से करेंगे, ऑब्वियसली r1 से लेके r2, रेडियल फ्लो है, देखो रेडियल, तो ये इनर रेडियस है r1 और बाहर का रेडियस है r2, तो r1 से r2, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा इस केस में r1 से r2 रो dr, रो कांस्टेंट है, रो को हमने चेंज नहीं करा है बॉस, 2 पाई r इनटू l, तो जो कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर लेना ना, बाकी जो बचेगा वही आंसर होगा, टेंशन नहीं लेने का। रो बाहर आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, एल बाहर आएगा, 1 पाई आर है यहाँ पे, ln ऑफ r हो जाएगा और लिमिट लगा देना, r1 से r2 आपका आंसर बन जाएगा, व्हाटएवर जो भी है, यही से आप आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप, देख तो रहा है आंसर, रो बाहर ले लेना, 4 पाई बाहर ले लेना, इसको ऊपर लेके जाना, इंटीग्रेट करना, r1 r2 से पुट अप करना, आंसर आपका बन जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस, एक और है, वैसे एक और है वो भी डिस्कस करूंगा, दो एक्चुअली, क्या बात कर रहे हो सर यार, डरा रहे हो, दो है, पर मैं बोल रहा हूं ना 99% ये क्वेश्चंस केवल जेईई मेंस में ही आएंगे, नीट में नहीं आएंगे, ठीक है। आए तो मैंने तरीका आपको बता दिया है, बहुत रेयर केस बनेगा वैसे तो, बट आए तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। बट आप तैयार रहें, हर मिशन के लिए आप तैयार रहे, जैसे मैंने आपको बोला था, हर कैटेगरी में डिस्कस करने वाला हूं, 2 कैटेगरी है, लास्ट है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का, उसके बाद हम फ्लो को डिस्कस करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस कर ही लिया, ओके ओके गाइस, दिस इज द थर्ड केस एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट केस। इसका रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है या इसका रिजल्ट का यूज करके न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, समझ लेना, जेईई में तो आता ही है, टेंशन नहीं है। देखो अब इसको हम ना डिराइव करेंगे क्योंकि इसका लेंथी प्रोसेस है, इंटीग्रेशन वगैरह इसमें करना पड़ेगा, स्टेप कट करके इसमें सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब भी एक वायर ऐसा हो आपका जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन का हो, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे आप देख सकते हो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी बोल रहा हूं, देखो ये एरिया यहाँ पे और कहीं भी ले लो, इसका एरिया सेम है इस केस में, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एरिया। भाई एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। बट यहाँ पे देखो ये वाले एंड पे एरिया इसका ज्यादा लेना आ रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो यहाँ पे देखोगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो कुछ और मिलेगा, कम हो रहा है ना धीरे धीरे, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मीन रेजिस्टिविटी उसकी सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम ही होनी चाहिए। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो और उसकी वायर की जो लेंथ है वो ले लेना और पाई r1 r2, बस ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रख सकते हो। डायरेक्ट पूछा गया तो भी सॉल्व करके आ जाना, रेडियस की जगह वहां AB भी दे सकते हैं, r1 r2 जो भी देगा वो देख लेना। r1 इज द ये वाली रेडियस, r2 इज द स्मॉल रेडियस, दिस इज द बिग वन रेडियस, ठीक है। लेंथ है उसकी, रेजिस्टिविटी है उसकी और पाई तो आपको पता ही है, क्योंकि ये होगा न्यूमेरिकल है तब भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट। सो कोई पंगाइश नहीं है भाई, कोई पंगाइश नहीं है। अब लास्ट केस इसका मजा आएगा, ठीक है। लास्ट केस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम एज वेल। उसने बोला इफ रो इज वेरिएबल, अगर वो बोलता है कि जो उसकी रेजिस्टिविटी है वही वेरिएबल है, ठीक है। अगर वो बोल देता है रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो, मतलब अगर रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ उसकी डिस्टेंस गिवन हो, सपोज करो एक वायर है हमारे पास, ठीक है, ऐसे समझो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर है ना, सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है L, वो बोलता है जो जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे डिस्टेंस में आप आगे बढ़ोगे। सपोज करो A एंड से B एंड की तरफ जा रहे हो आप, तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, सपोज करो इस एंड से आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा क्रॉस सेक्शन पेज पे, इससे x डिस्टेंस हमें यहाँ से, ठीक है, और ये जो आपने एक छोटी सी स्ट्रिप करी है इसकी डिस्टेंस मान लेना dx, तो यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, आई मीन रेजिस्टिविटी, सॉरी, उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ समझ जाना, जब भी कभी रो की वैल्यू कांस्टेंट ना हो के कुछ ऐसी गिवन हो, रो नॉट x ये कांस्टेंट वैल्यू है, या ab कुछ भी दे सकता है वो, या रो नॉट x स्क्वायर दे सकता है वो, या फिर रो नॉट प्लस
एक्स कुछ ऐसे दे सकता है। जब भी कभी रो एक्स की फॉर्म में गिवन हो या आर की फॉर्म में, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो समझ जाना ये वेरिएबल केस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ बढ़ोगे तो डिस्टेंस और बढ़ रही है, तो रेजिस्टिविटी एक्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ रही होगी, है ना। डिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो उसका रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा होगा, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा यार इसके अकॉर्डिंग। तो इस केस में हम छोटे से स्ट्रिप का रेजिस्टेंस निकाल देंगे dr, और dr को लिखेंगे रो एज ए फंक्शन ऑफ x इनटू उसकी लेंथ, तो वही रहेगी ओवर उसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो तो a ही रहेगा, लेकिन ये l जो लोगे वो कौन सी लोगे, पूरी नहीं, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग ही तो चेंज हो रहा है। ये जो स्ट्रिप आपने कट की है यहाँ पे, ये dx लेंथ में, यहाँ पे महाराज यहाँ पे, तो ये dx लेना है बस। और टोटल निकालने के लिए अगर टोटल चाहिए पूरे वायर का, तो पूरा वायर यहां से लेके यहां खत्म होगा, यानी 0 से स्टार्ट किया और x यहां पे कितनी हो जाएगी l, तो लेंथ के लॉन्ग, और जितनी भी स्ट्रिप यहां पे कट करोगे, जितनी भी स्ट्रिप यहां पे कट करोगे, सारी स्ट्रिप सीरीज में है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट देम, और 0 से लेके l तक। तो नेट रेजिस्टेंस चांदी मेरे आया जाएगा 0 से l, रो जो भी गिवन होगा जो फंक्शन ऑफ x लिख देना, dx, एरिया जो भी होगा a गिवन होगा, यहां से आप इंटीग्रेट कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका बन जाएगा, कोई पंगे वाली बात नहीं है, डेफिनेटली आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके बताऊं, सपोज करो ये वाली रेजिस्टिविटी दे रखी है, आप पुट करो, देखो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से l, उसकी लेंथ है टोटल, और ये आ जाएगी रो नॉट x, रो नॉट एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, dx, और उसका एरिया जो भी होगा बाहर ले लो, रो नॉट बाय a, इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग जाएगी इसकी 0 से l, तो ये आ जाएगा रो नॉट बाय 2a इनटू l का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो इस केस में जब वेरिएबल रेजिस्टिविटी है, कितनी करंट फ्लो कर रही होगी वो करंट भी निकाल सकते हो, I v by r से, तो r यहां से निकाल लेना, मतलब यहां से, और v जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस गिवन होगा पुट कर देना, आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप समझ पा रहे हो। हर कैटेगरी हमने यहां से कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया दोस्तों। ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी से ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इतने कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेना, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर लेना, डीपीपी सॉल्व कर लेना, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना, जो भी मटेरियल है सब पूरा देना। अब एक छोटा सा प्यारा सा कांसेप्ट है इसमें, ओम्स लॉ का थोड़ा सा प्यारा सा जल्दी बता देता हूं, हाउ टू अप्लाई दैट कांसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये डिस्कशन हम एटलीस्ट कर लेते हैं। कम ऑन, ओके गाइस, तो बात करते हैं यार ओम्स लॉ की, जिसको दिया था जीएस ओम, या उन्हीं के नाम पे है ओम, जीएस ओम के नाम से ये जाना जाता है, उन्होंने इसको दिया था। तो ओम्स लॉ में ये बताया गया था कि जो भी हमारे पास कंडक्टिंग वायर होते हैं, जो भी हमारे पास वायर है कंडक्टिंग, अगर उनके एंड के अक्रॉस, जैसे ये एंड ए है बी है, मैं ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करने वाला हूं, बेसिक सा जितने कांसेप्ट है उसको डिस्कस करने वाला हूं, आगे बढ़ने वाला हूं, तो आपको बता रहा हूं जिससे कि हमें ये चीजें रिवीजन में आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको बताया यार, इसका जो रेजिस्टेंस होता है यार, उसको हम लिखते हैं रो एल अपॉन ए आर, वो बोलते हैं इसके एंड के अक्रॉस अगर हम कोई पोटेंशियल डेवलप कर दे, कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दे, डिफरेंस क्रिएट कर दे वी दोनों एंड के अक्रॉस, तो इसमें जो करंट फ्लो करती है महाराज, इसमें जो करंट फ्लो करती है, ठीक है, हम लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पांसिबल टू फ्लो द करंट इनसाइड द कंडक्टर कनेक्टिंग वायर, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियरली वैरी करना चाहिए, है ना, लीनियरली। और इसको ऐसे लिख सकते हो I is directly proportional to V, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझियो, ठीक है, लीनियरली वैरिंग होगा ये, है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लीनियरली वैरिंग होगा, ठीक है। एज द पोटेंशियल इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस करंट आल्सो डिक्रीजेस इन लीनियर फंक्शन, क्लियर है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि अगर इसको मैं y मान लूं, इसको मैं x मान लूं, तो आप देखो यहां पे v लिखता हूं, y एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल लिखा है, डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ये समझ जाएंगे आप। तो ये लीनियर फंक्शन बनेगा, याद करो, स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, बनेगी कि नहीं, बिल्कुल बनेगी सर, और इसकी हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, यहां पे देखो या यहां पे देखो या यहां पे, हर पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगा, यानी स्लोप कांस्टेंट है। जब आप ये स्लोप निकालोगे ना किसी दो पॉइंट के बीच, अगर स्लोप निकालूं मैं, तो ये आएगा v, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किसी दो पॉइंट के लिए, ये ऐसे लिख लो डायरेक्ट समझने के लिए, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर पे v है, ये बेस एक i है, तो यहां से ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को मानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी ये जो रेशियो है ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट होगा हमेशा, यानी ओमिक जो ओम्स लॉ होगा उसी के अकॉर्डिंग जितने भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, केवल वहीं पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, समझ गए लॉजिक। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जब इसको हम ओपन करेंगे, यहां से कांस्टेंट वैल्यू आएगी r, और ये जो r होगा ये ओम्स लॉ में ही वैलिड होगा जब ओमिक कंडक्टर की बात करेंगे। यस, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। तो r को आप लिखेंगे v by i, पोटेंशियल डिफरेंस
और डिवाइड बाय द करंट इन द कंडक्टर, उस वायर में। समझ गए लॉजिक? तो ये कांस्टेंट है, स्लोप है, आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वीआई ग्राफ, ठीक है। जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो रेजिस्टेंस स्लोप बढ़ाते जाएंगे अगर वो रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, है ना, ये याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप इस वाले रिलेशन को फॉलो कर रहे हो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो भाई I इक्वल टू जब ओपन करोगे तो 1/R लिखेंगे आप, तब जाके करेक्ट रिलेशन बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब, अगर आपने इधर I लिखा इधर V लिखा, अब स्लोप निकाली, तो आप देख सकते हो यहां से अब जो स्लोप आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर लाइन पे क्या है, I है, तो I बाई V आएगा। जो I बाई V है अगर मैं यहां से निकालूं तो ये तो 1/R है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप के। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर करंट y एक्सिस पे बनी है तो स्लोप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए लॉजिक? तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब हम बात करेंगे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अप्लाई करने के, किसी मटेरियल से बना है तो उसका सिंबल यूज करेंगे ये वाला। तो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये एंड ए है, ये एंड बी है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे एंड के वी और इसमें जाने वाली करंट, उसको हमेशा हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, I into R, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा इसका यूज किया जाएगा। अब आगे आने वाली चीजों में, क्लियर, आगे आने वाली चीजों में, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो। और रेजिस्टेंस ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही कांस्टेंट होगा। अगर सिर्फ नॉन ओमिक हुए तो लीनियरली वैरी नहीं करेगा। नॉन ओमिक के लिए लीनियरली वैरी नहीं करेगा। ऐसे से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना।